वही चालू हो जाए। क्या लास्ट में कहाँ तक पहुंचे बता दो कुछ लास्ट का पॉइंट कौन सा लगेगा बस कोई पूछना हो क्लियर बात पूछो उससे मतलब नहीं वीडियो बनना लास्ट पहुंचे हम कि विवाद चल रहा वो भाई कुछ पॉइंट दिखा दीजिए ना चलो एक पॉइंट दिखा थोड़ा 1951 में संविधान का पहला संशोधन हुआ। और इसके द्वारा अनुच्छेद 31 हो गया अनुच्छेद 31 अच्छा अनुच्छेद 31 क्या था बताई नहीं थी मैंने तुम्हारे अनुच्छेद 31 का संपत्ति का अधिकार था नहीं था संपत्ति का अधिकार था इसमें दो कोज और जुड़ा इन्होंने नेहरू जी ने एक 31A एक 31 इसमें क्या लिया इसमें 31 तो पहले जो 31 कहता था उसमें ये बताया गया था 31 एक था 31 दो था 31 तीन था उसमें ये बताया गया था कि जो संपत्ति है वो इंसान का मौलिक अधिकार है और यदि राज्य संपत्ति को छीनना चाहता है किसी व्यक्ति को तो छीन सकता पहला शर्त यह कि पब्लिक पर्पस होना चाहिए उसका छीनने का पब्लिक पर्पस से यूज किया जाने से संपत्ति यदि आपको हवाई अड्डा बनाना है रेलवे ट्रैक बनाने हैं बैंक बनाना तो आप ले सकते हो मगर आपने निजी प्रयोग नहीं ले सकते। दूसरी बात यदि आप संपत्ति किसी व्यक्ति की छीनते हो तो उसके बदले उसे कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति देनी होगी आपको पैसे देने होंगे ये चीज थी लिखी मगर जब भूमि सुधार आंदोलन हो रहे थे उस दौरान ये सब कुछ संभव नहीं हो पाए तो नेहरू जी ने यहाँ पे एक अमेंडमेंट कर दिया 30A और 30B और जोड़ दिया इसमें लिखवा दिया गया कि यदि कोई भी कानून 31A में लिखा दिया क्या लिखा दिया यदि कोई भी कानून 31A में लिखवा दिया संपत्ति के अधिकार में लिखवा दिया कोई भी कानून भूमि सुधार को लेकर आता है भूमि सुधार को लेकर उठाए गए प्रयास यदि राज्य सरकार भूमि सुधार को लेकर संपत्ति किसी की छीनती है तो उसे संपत्ति की सुरक्षा नहीं मिलेगी उस पर अनुच्छेद 331 से लागू नहीं होगा। साफ साफ कहने का मतलब इस अनुच्छेद में कि इस अनुच्छेद का उल्लंघन सरकार कर सकती है। ऐसे वही समानता के अधिकार में लिखवा देगा कि इसका भी अनुच्छेद सरकार उल्लंघन कर सकती है। तो एक तरफ तो दिख रहा है कि भैया अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हो सकता ऊपर तरफ से नेहरू जी लिखवा दे कि हाँ भैया कर सकती है। तो वे लोगों के सामने बड़ी दिक्कत है कि जाए सुप्रीम कोर्ट के पास तो क्या लेकर जाए पहले तो सारे पे जा रहे कि मौलिक अधिकार है हमारा उल्लंघन नहीं हो सकता मगर अब सरकार ने यही लिखवा दिया कि जब उल्लंघन किया जा सकता है संपत्ति छीनी जा सकती है रिजर्वेशन दिया जा सकता है पढ़ने के लिए तो किस आधार पर जाएगा भैया तो इन सब ने पहला आधार है आपने प्रथम संविधान संशोधन को कि यही अवैध है जो हुआ यही नहीं हो सकता ठीक है। इसमें लिखो थोड़ा सा क्या हुआ संशोधन हुआ और संशोधन 31 के बाद अनुच्छेद 31 में दो नए उपबंध ए और बी लगाए गए मतलब ए और बी नहीं अनुच्छेद 31 में यह कहा गया कि यदि राज्य लैंड रिफॉर्म्स मतलब कि भूमि सुधार आंदोलन राज्य लैंड रिफॉर्म्स से संबंधित कोई प्रयास करती है और उसके विरुद्ध
कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसे अनुच्छेद 31 की सुरक्षा नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 31 की सुरक्षा नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था, अब ये बात थी, मैं जिम्मेदार को ये बहुत बड़ा भी झटका था। यहाँ पर यही लिखवा दिया कि यदि कोई राज्य सरकार जिम्मेदारी प्रथा खत्म करने के लिए कदम उठा रही है, कोर्ट से लेकर जिम्मेदार फिर व्यक्ति जा रहा है कोर्ट में अपनी भूमि को, मेरा संपत्ति का अधिकार है, ये मेरा तो अधिकार, तो उस व्यक्ति को क्या नहीं मिलेगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी, उसका अधिकार नहीं मान जाएगा संपत्ति। तो यहाँ पर बेचारे दुविधा में आ गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक और चीज हुई यहाँ पर, देखो नीचे लिखा पॉइंट से, नेहरू जी ने 9वीं अनुसूची बनाई। पहले कितनी थी? 8, मूल संविधान में 8 थी ना। 9वीं अनुसूची बनाई जो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित थी। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित थी। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित थी। और यह कह दिया यदि कोई भी राज्य सरकार किसी भी कानून को बनाकर नौवीं अनुसूची में डाल देती है, तो कोई भी अदालत उसे विचार योग्य नहीं मानेगी। कोई भी अदालत उसे विचार योग्य नहीं मानेगी। एक 9वीं अनुसूची बना दी यहाँ पर। सबसे पहले तो देखो अनुच्छेद इसमें किसमें लिखवा दिया, अनुच्छेद 31 में भी लिखवा दिया कि हम ले सकते हैं जमीन। एक अलग से क्या बना दी, 9th शेड्यूल बना दी, आपकी 9वीं अनुसूची बना दी। उसमें कह दिया यदि कोई भी सरकार कोई नियम बना के इसमें डाल देगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या नहीं करेगा, बिल्कुल भी विचार देखेगा नहीं, उस केस को खारिज कर देगा। हम नहीं देखेंगे 9वीं अनुसूची के केसों को। अब ये किया इसलिए गया था ताकि सरकार अपने काम करती रहे, उसके आड़े क्या है कोर्ट ना आए। मगर यदि ऐसा हो लगे सरकार अपनी मनमानी पर उतर जाएगी, फिर कोर्ट आपको अच्छा ही कहेगी, देखा फिर आपको। तो 2 चीजें यहाँ पे सबसे बड़ी सामने आ गई। तीसरी बात, अब जो तीसरा जो मुद्दा टिका पड़ा नेहरू के सामने, नेहरू जी के सामने कौन सा भी है वो चंपकम दोराई राजन का मामला, जिसमें शिक्षक आरक्षण का मामला था। तो जमींदारी कितने एकड़ देना उन्हें यहाँ पे, तो उसके लिए क्या तीसरा पॉइंट है, अनुच्छेद 15 में चौथा क्लोज लाया गया। 15 में 4 मतलब कि 15 में चौथा क्लोज लाया गया। पहले 15 में पहले 3, अब चौथा भी छोड़ दिया गया। और इसमें SC, ST, OBC व अन्य पिछड़ी जातियों, ST और OBC व अन्य पिछड़ी जातियों के संदर्भ में शिक्षा की व्यवस्था करना कह दिया गया।
यदि कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध कोर्ट में जाता है तो उसे कोर्ट का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। समझ लो। अब ऐसा लगा कि राज्य सरकार है वो काम कर सकती है किनके हितों में, किसानों के हितों में, और किसके हितों में कर सकती है, SC ST या OBC जितने भी अगर पिछड़े हुए लोग हैं उनके हितों में भी काम कर सकती है। मगर असली दुविधा तो अब सामने आने वाली होगी। देखो, पहला मौलिक अधिकार कहते हैं कि संपत्ति अधिकार है, 14 से 15 कहते हैं समानता का अधिकार है। मगर नेहरू जी ने लिखवा दिया कि हम संपत्ति छीन सकते हैं, अधिकारों को उल्लंघन कर सकते हैं। 15 में लिखा दिया जहाँ समानता है कि हम असमानता दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज दिखा दी कि हम अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, और 9वीं अनुसूची बनाकर डाल दी। जो भी विषय उसके अंदर जाएगा कोर्ट पे क्या नहीं करेगा, विचार। ये नेहरू जी ने कदम उठाया। अब यहाँ पर कोई अलग अलग जाता है, यहाँ पर जमींदार लोग अपनी लड़ाई अलग अलग लड़ते या शिक्षा को लेकर अलग लड़ते, तो शायद उनकी जीत की संभावना होती मेरे हिसाब से। अलग अलग लड़ जाते। अब सुप्रीम कोर्ट बेचारा परेशान, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी करूँ क्या। आप मान लो कि अब संपत्ति वाले मामले जितने भी दबे हुए थे कोर्ट में, उन्होंने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया ये तो हमारे बस की नहीं है बात है। समझ रहे हो, कोर्ट ने क्या कह दिया, हमारे बस में नहीं है बात। अभी सरकार ने संशोधन करके यह कर दिया है कि जो संपत्ति है तो उनके प्रति जो भी आए हैं लोग, हम उन्हें संरक्षण नहीं दे सकते, ये शिक्षा वालों को दे सकते। तो अब वे लोग परेशान है, ना तो उनकी संपत्ति सुरक्षित है जिम्मेदारों की, ठीक है, और उन्हें शिक्षा की दिक्कत है कि ये बच्चे रिजर्वेशन पालेंगे, इनके निचली जाते हुए लोग पढ़ क्यों रहे हैं, दिक्कत है। तो इन दोनों दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने कहा कि अब ये भी दायर नहीं हो सकते, भूमि के खिलाफ भी नहीं जा सकते, शिक्षा के खिलाफ भी नहीं जा सकते, नए शेड्यूल के खिलाफ भी नहीं जा सकते। एक काम करते हैं, क्यों पकड़ रहे हैं सबको, सीधे ही जो पकड़ो, किसके खिलाफ जाए सीधा, पहले संविधान, इसके खिलाफ भी नहीं जाते, क्यों पकड़ना है, इसे खत्म कर दो, सब कुछ अपना भी खत्म। क्योंकि अपने कोर्ट में जाएंगे संपत्ति को लेकर, तो कोर्ट क्या कर देगा, उन्हें मना कर देगा। शिक्षा को लेकर जाएंगे, जब मना कर देगा, तो किसको लेकर मुद्दे में, पहले संविधान संशोधन। तो यहाँ से नया मोड़ आया, यहाँ से बिल्कुल सामने आता 1991 में पहले संविधान संशोधन हुआ ना, उसी दौरान शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ, या बनाम, इसे वर्सेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता ना, बनाम भारत संघ। ये कोर्ट में केस चला 1951, ये केस चला किसके विरुद्ध, पहले संशोधन। क्यों, पहला संविधान संशोधन ही खत्म तो सब कुछ जड़ ही खत्म। अब यहाँ पर दो बात तो समझो, शंकरी प्रसाद क्या है पूरा केस समझो। आर्टिकल, ये दो चीजों पर आधारित है आपका, एक तो 13 का अनुच्छेद, एक किसको भैया 313 मौलिक अधिकार के अंदर आता, 12 से लेकर भाग 35, भाग कौन सा आपको भैया 3, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है हमारे। वही 368 भाग 20 संविधान में संशोधन 368। अब 13 में जो क्लोजेज है, 13 में दो क्लोजेज, 13 में तो 13 एक है, 13 एक है, उसमें परिभाषा दी गई है, ठीक है। अरे 13 दो है, अरे 13 ठीक है। हमें पहले से बोला, हमें मतलब 2 से और 3 से, 13 में 2 3, 13 में 2 में कहा गया है कि राज्य का तो सोचता, राज्य क्या होता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी सरकार, उसकी व्यवस्था को मिला क्या होता है राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो
अधिकारों को कम करता है या कम करता है या सीमित करता है। यदि कोई ऐसा कानून बना दिया गया है सरकार द्वारा जो आपके अधिकारों को छीन रहा है, तो ऐसा अधिकार कोई भी जो संसद है ऐसा अधिकार कानून बना नहीं सकती जो आपको मौलिक अधिकार कम कर सके। यदि ये बना भी दिया तो वो उतने ही भाग में कहेगा कम। मान लो कि किसी ने 10 आर्टिकल बनाए, 10 नियम बना दिए, ठीक है, 10 में से नीचे के जो 2 नियम थे, नौवां और दूसरा, ये आपके अधिकार को छीन रहे थे, तो ये 2 नियम क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बाकी लागू हो जाएगा। ये नियम होता है, ठीक है, ये नियम होता बनाने का। यदि ऐसा कोई कानून बना देगी पूरा, मान लो कि पूरा विरुद्ध जा रहा तो पूरा खत्म, आधा के विरुद्ध जा रहा तो आधा खत्म। जो भी चीज आपके मौलिक अधिकारों को छीनेगी या उन्हें कम करेगी, कम भी नहीं कर सकती, ऐसा कानून बनाया गया है, तो फिर वो खत्म हो जाएगा। अब 13 में 2 में तो ये बात कही गया, अब 13(3) में एक आ गया है, कानून की परिभाषा दी है कि कानून क्या है। अब कानून में बताया गया है कि कानून में ये शामिल है। अब शामिल है मतलब यहाँ पे लोग परेशान है, ये देखो शामिल है, पहला दिया गया उसके अंदर भी आपको भी है, कोई भी ऑर्डर, आदेश, सरकार द्वारा किसी चीज का आदेश दे दिया गया कि आज से ही होगा, ठीक है, वो भी क्या मान जाएगा आपको भैया, कानून बनाया जाएगा, ठीक है। समझे बात। दूसरी बात, कोई भी एक्ट, एक्ट मतलब कि अधिनियम, संसद ने एक बिल पास कर दिया, प्रधानमंत्री ने साइन कर दिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, प्रधानमंत्री की उसमें लोकसभा पास होगा, राज्यसभा पास होगा, राष्ट्रपति साइन कर दिया, बनता क्या भी अधिनियम, अनुच्छेद नहीं बना अधिनियम, तो ये भी कानून मान जाएगा। और तीसरी बात, भी नियम कोई किसी प्रकार का कोई सूचना है सरकार द्वारा जारी की गई, वो भी कानून मान जाएगी। और यहाँ तक कि राज्य किसी चीज को मानता है, यदि राज्य किसी चीज को मानता है, जिसे राज्य स्वीकार करता है, राज्य स्वीकार कर रहा और वो चीज वहां पर प्रेसिडेंट होगी तो वो क्या मान जाएगा आपको भैया, कानून बनाएगा, कानून मान जाएगा। ये सब चीजें दी थी, मगर देखो कमाल बात यहाँ पर ये बात नहीं थी कि जो संशोधन द्वारा अधिनियम बनेगा, संशोधन द्वारा अधिनियम, ये इसमें शामिल नहीं है। इसमें तो कुछ शब्द नहीं था कि इस कानून शब्द में, इस कानून जो शब्द है आपका है, इसमें संशोधन वाला अधिनियम भी इसमें ही शामिल है। समझो शंकर प्रसाद जो वकील है, तगड़े जो मामले लेकर आएंगे कोर्ट में, वे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 13(2) कह रहा है ऐसा कानून बन ही नहीं सकता जो मौलिक अधिकार को छीनता, कम करता है या सीमित करता है। यदि बनता भी तो क्या हो जाएगा, उसी मामले में खारिज हो जाएगा। तो इस आधार पर जो आपका पहला संविधान संशोधन है, उसने हमारे संपत्ति के अधिकारों को कम किया, करने की कोशिश की, शिक्षा की समानता के अधिकार कम करने की कोशिश की। तो इस हिसाब से पहला संविधान संशोधन क्या किया, अवैध है। उनका सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट से, हुजूर बात समझिए, कानून की परिभाषा क्या है, मगर कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि संशोधन द्वारा की बनाया गया अधिनियम की इसके अंदर आया कानून करना। यहाँ पर बड़ी घटना, बड़ी स्थिति आगे सामने। और अनुच्छेद 368 देखो, 368 क्या कहता, और 368 कहता कि संविधान में संशोधन की स्थिति किसके पास है, संशोधन की शक्ति राज्य के पास। ये कहता, सरकार कहती है कि हमने 368 का प्रयोग करा है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और हमें इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी, अब ये चीजें हमने करी। वे कह रहे नहीं कर सकते, 13 कह रहा हमारा, वे कह हम कह सकते 368 कह रहा। और उन्होंने कहा कि जो 368 है संदीप साथ जी के लिए, वो अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता, 13 के अंतर्गत आता। यदि आप 368 द्वारा भी कोई कानून बनाते हो पारित करके, तो किसके अंदर आएगा भैया, वो 13 के अंतर्गत आएगा, ज्यादा वो नहीं होगा। वे कह रहे बिल्कुल नहीं,
इस आधार पर हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर बड़ा ही मामला क्या सुनाया तो क्या सुनना चाहूँ तुमको सुना नहीं पहले सुनाया पहले बताओ 368 क्या कह रहा 368 कह रहा संविधान में संशोधन कर सकती है सरकार और तेरे कह रहा मौलिक अधिकार कम नहीं कर सकती सरकार। और वहां पर दोनों में लड़ाई जवाब लेती है कि तेरे अनुच्छेद 368 का संबंध है क्या कुछ क्या इनके जो वास्तव में संबंध है या संबंध नहीं है। तो यहाँ पर कहना चाह रहे कि तेरे द्वारा जो आप कानून बना हुआ सरकार जितने भी संशोधन कर रही है वो सभी भी किसके अंदर आएंगे तेरे के अंदर। वे कह रहे नहीं 368 द्वारा हम तेरे को बदल सकते हैं वरना हमारे संविधान में संशोधन ही क्यों दिया गया अभी चेंज नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी बात पड़ी यहाँ पर आपको यहाँ पे क्योंकि नेता पावरफुल प्रधानमंत्री पावरफुल राज्य सरकार में राज्य में सभी उनकी सरकार और प्लस सुप्रीम कोर्ट को डर भी किस चीज रहा किसानों का जमींदारों का ये भी एक आंदोलन हमारे इलाकों में जाएगा भगो मुझे जो यहाँ से भारत छोड़ो। तो किसके पक्ष में झुके हुए सरकार के फैसले में झुके उन्होंने कहा कि भाई 368 द्वारा बनाया गया कानून तेरे द्वारा बनाया कानून से अलग ठीक है बदल सकते हैं परिवर्तन कर सकते हैं। मगर कई बार इसको इस कानून को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकता। देखो तुम इसे पढ़ कर देखो ऐसा लगता है कि सरकार मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। देखो पढ़ कर देखो राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार कम करते हैं सीमित करते हैं। इससे ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता संशोधन द्वारा भी। इसी चीज को लेकर कोर्ट में बहस चली आखिरकार सरकार के पक्ष में फैसला है। सरकार ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा कर दी कि हम सरकार के साथ है उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं वो जो गरीबों के लिए यहाँ पर उनके पक्ष में फैसला हुआ संग्रह प्रसाद में ठीक है। अब यहाँ पे चीजें बहुत बड़ी थी इसलिए भी यहाँ पे उसके बाद में एक और हो गया 1993 में एक और केस हुआ इतना नोट करने वाली बात है नोट करो कोई वो कर लिया
ये चीज हो गया नोट। तो अब इनके पास में एक पावरफुल चीज आ गई है यहाँ पे, क्या चीज तुम्हें पता क्या चीज है इनके पास पावरफुल चीज है? मूवी उस पर सरकार क्या नहीं करेगी, विचार नहीं कर सकती भी आपके लिए। तो जो भी मुद्दा इनका ना सुलझेगा वो किस में डाल जाएगा, या जिस भी इन्हें विषय में सुप्रीम कोर्ट के हिस्से में से किस में डाल देंगे, उसे नोवेल सूची में। इसके बाद में बड़ा ही अभी तक केस आने चल रहा है, समस्या सामने आने चल रही है, क्योंकि अब देखो सुधार हो रहे हैं चीजों में। अब कोई भी जो जमींदारी वर्ग है वो इतनी आसानी से ये बात जावे ना, कोर्ट में केस सामने आते रहेंगे, बेसिक कितना भी कोर्ट है कि फैसला इसके पक्ष में इसके पक्ष में। और प्लस अभी नेहरू की सबकी पावरफुल, अभी यहाँ पर नेहरू जी पावरफुल प्रधानमंत्री है, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट तब का चल रहा भी था। मगर जैसे तुम देखोगे इंदिरा गांधी आ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट अपने मन की चलाएगा। इंदिरा गांधी शुरू में कमजोर थी, इतनी सरकार गठबंधन की सरकार बनी उनकी, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पावरफुल हो जाएगा, अपने मन निकल लगेगा। फिर बाद में तो इंदिरा गांधी फिर पावरफुल बनेंगे, फिर उनके गाँव में ऐसे कंट्रोल मिलेगा। तो तुम यहाँ सीखोगे कि राजनीति से कैसे सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल पाया जाता है, या कैसे अपने गाँव में रख देता। यहाँ पर समझ जाने को मिलेगा तुम्हें कि जब राजनीतिक पार्टी कमजोर हो तो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति पावरफुल हो जाते हैं, और जब राजनीतिक पार्टी मजबूत हो तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति कमजोर हो जाते हैं। इनमें तुम संबंध भी देखने को मिला है। इसमें यहाँ 13 का क्लोज क्या क्लोज है, आगे चल सीधा नाम लेंगे समझ जाओगे। 13 2 13 3 ठीक है, 13 2 मतलब कि बना नहीं सकती, 13 3 कानून क्या क्या है। फिर यहाँ पर जो हुआ 1953 में एक सामने आया बेला बैनर्जी मामला। क्या है? बेला बैनर्जी जो मामला था आपका, ये था आपको भूमि सुधार से संबंधित था। किससे संबंधित था? ये केस लड़ रही थी सरकार, ठीक है, भूमि सुधार के प्रति जिम्मेदारी जमीन लड़ी थी। मगर वहां पर राज्य सरकार में वो क्या हुआ, केस हार गए, केस हार गए। अब केस हारना मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं हुआ, मिला नेहरू जी के पास में कि भैया हमारे तो ऐसा होगा, हम केस हार गए भूमि सुधार के लिए, क्योंकि और मुद्दे आए नहीं सामने। तो नेहरू जी ने क्या कहा, चलो ठीक है केस हार गए, हाँ यहाँ पर 14 संविधान संशोधन करा उन्होंने, और इस मामले को भी कहाँ डाल दिया, बेला बैनर्जी वाले को भी, जो इसमें भूमि सुधार थे उसे भी कहाँ डाल देगा। तो कोर्ट हाल दखलंदाजी करना चाहिए अपनी। बेला बैनर्जी जब कुछ केस हार गई सरकार, तो सरकार ने केस हारने का क्या किया, उस मामले को भी नो वेन्यू में डाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का कुछ कर नहीं सकता, वो हार जीत का मतलब ही ना बचा। सुनने वाले, सबूत बनाने वाले, सबूत मिटाने वाले, सबूत देने वाले, सब कुछ बताओ क्या चलेगा। समझे ना बात को, ज्यादा मिलने मिलनी थी वैसे भी। तो उसके बाद फिर एक और बात हुई 1964 में एक केस सामने आया, ठीक है। यहाँ पर नेहरू जी ने बहुत बड़े पूंजीपति थे, उसकी जो जमीन थी वो त्याग की, तो सरकार ने उसकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया, इसलिए गरीब किसानों में बांटने के लिए, ठीक है। और जब वो केस वहां पे भी हारने की उम्मीद रहेगी कि केस यहाँ पे सरकार हार सकती है, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत यहाँ पे 17वां संविधान संशोधन कर दिया, 17वां। और पंजाब व राजस्थान, ये दो जगह थी के मामले जो थे भूमि सुधार वाले, जो ही मामले थे भूमि सुधार वाले, इनके कहाँ डाल देगा उन्हें भैया, सूत्र में उन्हें डाल दिया गया। सरकार अपने मन ठान के बैठे कि हम तो क्या करेंगे, अब कहीं केस हार रहे हैं तो फिर कहाँ जा रहा सीधा वो नोवेल सूची। और नोवेल सूची में साफ साफ लिखा दिया गया कि जो भी विषय इसके अंदर आ गया उस पर विचार ही नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। और लोग भी परेशान है, ये लोग भी इकट्ठे होते जा रहे हैं पीछे से। पहले 19 में पढ़े लोग वहां से चंपारण दुराई राज्य मामले से अब तक के इकट्ठे होते जा रहे हैं केस कोर्ट में, अलग फाइल बनती रहेगा सब तरह की, कितनी खिलाफ होगी, कितने खिलाफ होगी, कितने खिलाफ होगी। फिर उसके बाद में 1965 में एक मामला है सज्जन सिंह, राजस्थान का मामला था आपका, भारत संघ, भारत सरकार का मामला, भारत संघ बोलते हैं, सरकार बोलते हैं, सज्जन सिंह, ये भारत सरकार का मामला था, ठीक है। अब सज्जन सिंह जो है ये भी आप पूंजीपति है, ये सामने आया इनके सामने, तो उन्होंने क्या करा, इनका मामला डाल दिया भैया, नोवेल सूची में डाल दिया। फिर अब यहाँ पर दिलचस्प वाली बात है कि 1953 में पंजाब सरकार ने कानून बनाया, 1953 में कानून बनाया कि कोई भी यदि
व्यक्ति है, उसके पास 30 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होगी। एक व्यक्ति के पास में 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पास नहीं होगी, 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पास नहीं होगी उसको। यदि मान लो कि आपके परिवार में 2 सदस्य हैं, 2 बेटे हैं आपके, तो 30 कितना 60 एकड़ जमीन अलग अलग नाम का नहीं रख सकते। एक जना 30, दूसरा जना भी 30, टोटल कितने हो गया 60। में मामला सुना है कि ये मामले में कानून बना दिया। तो 1967 में पढ़ा है, ये बेहतरीन मामला था। यहाँ पर देखो एक गोलकनाथ का मामला, गोलकनाथ का भारतीय उपाध्याय शंकराचार्य है। एक भारत में पद है, कौन सा शंकराचार्य है, धार्मिक पद है। जो ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान होते धार्मिक रूप से, कैसे धार्मिक रूप से उन्हें ये पद मिलता, कौन सा शंकराचार्य का। तो मठ के, इनका मठ था एक, अरे शंकराचार्य उसने सम्मानित थे उस पद का। धार्मिक व्यक्ति तो बहुत बड़ी। और जब यहाँ पर इनकी जमीन छीनी गई, कहा जालंधर में था, इसका कहा जालंधर का, कहाँ का जालंधर का केस है, पंजाब का। मठ के भैया बहुत बड़े आदमी थे, इनकी जमीन में फैसला आया 1953 वाले, इनका जमीन बहुत थी, लगभग 500 एकड़ करीब में जमीन, 500 एकड़ मठ में जमीन, 500 एकड़ में। अब मठ की जमीन है, सरकार को छीननी है, देने के साथ गरीब किसानों को कितने रख सकते हैं, क्या बोलिए, पंजाब के अनुसार, पंजाब के मामला जलंधर का, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम किया, सरकार ने जमीन छीन ली, भूमि का अधिग्रहण कर लिया। तो ये पूछे कहाँ से था भैया, कोर्ट, तो मेरी जमीन छीन ली। अब यहाँ पे एक बड़ा व्यक्ति है, ये शंकराचार्य, बड़े हैं धार्मिक रूप से, प्लस पीछे के लोग होते जा रहे हैं, तो सारे लोग क्या हो गया तक करते हुए, ठीक है। अब पूछे फिर से भी क्या चिंता हिसाब किताब बताओ भैया। तो पीछे से इतने कानून परेशान किया, सुप्रीम कोर्ट के जज भी परेशान है, सरकार क्या कर रही है, जो ना कुछ सोल्व, नो वेनुसूची। मतलब कि खाली एक चीज की कंट्रोवर्सी के ऊपर, और हर कोई आता है उस चीज को लेकर, हर कोई केस जा रहा है लेकर, वकील हर बात एक ही बात रखती है। नाना पालकी वाले वकील थे, बड़े बेहतरीन, सरकार को लोहे के छीने से बात करे, वो हर केस में एक ही बात सामने रखते हैं, आपको क्या तेहरे, और वे कहते हैं कि तेहरे द्वारा बनाया गया कानून, जो 300 सरकार बनाया कानून, वो तेहरे के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सरकार पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या नहीं आएगा। अब हर बार यही बात, जज भी इतना खराब बेचारे। एक और नया केस लिया 13-300 से, 13-300 इस नाम से मशहूर हो गए सब केस, 13-300 से नाम से, क्योंकि रिलेशन सब केस चल रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा एक काम करो, एक बैच बनाओ, बैच मतलब पीठ बोलते हैं, बैच में 11 चीज बैठाओ, ठीक से देखो क्या यार बाकी में है, अलग है या एक है, इतने मामले आते जा रहे हैं, क्या करें, कोर्ट में फाइल आती जा रही, फाइल आती जा रही है, क्या करें क्या ना करें। अब लास्ट में बेचारे शंकराचार्य परेशान हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बैच बनाया 11 जजों का, और 11 जजों में फैसला आया 6-5 का। 6 जने पक्ष में थे कि हाँ ठीक है, 5 जने विपक्ष में थे। अब 6 जने पक्ष में क्यों थे, तो केस फिर जीत की भी सरकार। बात नहीं, 5 जने विपक्ष में भी है, दूसरी बात नहीं है कि 5 जने विपक्ष में भी है, 5 जने कह रहे हाँ इसके अंदर आता है, 6 जने कह रहे नहीं आता। जी अब सुप्रीम कोर्ट में अगर बात होती है कि मान लो कि न्यू बेच बनी जा रही थी, अब फिर इस पर कोई मामला आने लगे, फिर ज्यादा यदि सुप्रीम कोर्ट को फिर लगा, तो इस बार जो बैच बनेगी ना पहले से बड़ी बनेगी। मान लो पहले 5 की बनी है, अगली 11 की बनी है, तो अगली 13 की बनेगी, अगली 17-15 की बनेगी। मतलब कि हर बार जजों की संख्या, पिछली बार जजों की संख्या से अधिक, कि हम सोच विचार ज्यादा कर सके। तो ये बहुत सारे मामले सामने आ गए, और भी इसके बाद फिर और मामले सामने आए, चलिए देखिए मामले सरकार जीत गई, ऐसे और मामले सामने आते हैं, सरकार केस जीती है, सरकार जमीन बराबर छीनती रहेगी, बांटती रहेगी, मामले सामने आते रहेंगे, तो ऐसे ही चलता रहे, और केस सामने आते, फिर सुप्रीम कोर्ट में बताया क्या है, केस बाहर ही नहीं रुक रहे, हमने केस दे दिए, फिर एक और पीठ बनाई जाए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इस बारे में जो अवकार आया, विचार, उस बारे में क्या आया उसे पढ़ेंगे थोड़ा, उस बारे में थोड़ा सा नोट करो, इनके बाद में कई लोग तो वीडियो से देख सकते हैं, लिख लो पहले, देखो
बेला बैनर्जी 1953, बेला बैनर्जी भूमि सुधार। ठीक है, डाल दो इसमें, फिर से डालो। 1965, 1964 में डालो। ठीक है, 1965 डाल दो और 1967 गोलकनाथ मामला ऐसे लिखो। 1967 का लिखो सीधा बस, ठीक है, नाम लिख के 1967 का लिखो सीधा बस, देखो। यह मामला हाँ, यह मामला 70वें संविधान संशोधन के खिलाफ था। 70वें संविधान संशोधन के खिलाफ था। 70वें संविधान संशोधन के खिलाफ था। अब समझ लो 17वां है क्या? 17वें में यह हुआ था कि भैया कोई भी व्यक्ति किससे ऊपर नहीं रखने की जमीन, 30 एकड़ से ऊपर नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ है, क्योंकि मेरे पास कितनी जमीन है, 500 एकड़। तो सरकार को साहब के खिलाफ विरुद्ध गए, अब तक तो जमीन छीन रही है, तो कॉम्पेसेशन दे उसको देंगे। अब तो जमीन सीधे छीनने हो, 30% रखोगे, उससे ऊपर जमीन का कहने मिलेगा, कॉम्पेसेशन भी ना मिलेगा, क्षतिपूर्ति ना मिलेगी। समझ में आता कह रहा हूँ। अब इससे पहले सरकार जो जमीन छीन रही थी, सरकार उसके बदले उसे मुआवजा दे रही, पैसे दे रही, मगर अब जो छीन रही है सरकार, उसके बदले क्या नहीं मिले उसे भैया, पैसे ना मिले। 30 एकड़ से ऊपर अपनी बंदी होगी, सरकार छीनेगी उसे, तो उसके विरुद्ध था। ये तो और भी ज्यादा कम कर देते ना, हमारी क्षतिपूर्ति ना मिली, हमारी क्षतिपूर्ति कहाँ। 70वें संविधान संशोधन के खिलाफ था। इनके पास 500 एकड़ जमीन थी, इनके पास 500 एकड़ जमीन थी। उन्नीस सौ 1953 में पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया था, सरकार ने कानून बनाया था कि यदि परिवार में 2 या अधिक भाई हैं तो प्रत्येक भाई केवल 30 एकड़ जमीन ही रख सकता है। अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण सरकार द्वारा कर लिया जाएगा। एक भाई 30 एकड़ जमीन ही रख सकता है। ठीक है, उसके बाद की जमीन सरकार अधिग्रहण कर लेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर इस मामले पर 11 जजों की बेंच बनाई। अच्छा, जज का बैच का मतलब क्या है, क्या उद्देश्य था बैच का, बताया कोई मेरे को? बैच का उद्देश्य यही था कि अनुच्छेद 13 और 368 का संबंध ही क्या है, समझ गए? हाँ, लिखना ना ब्रैकेट में, 13 368 का संबंध, युवास का मुद्दा, 13 368 का संबंध। देखो इसमें जजों ने अपने फैसले को पलट दिया, जजों ने अपने फैसले को पलट दिया, फैसले को पलट दिया। अगर क्या हुआ और कहा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन
अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है। यह है फैसला चीफ जस्टिस के सुब्बाराव ने दिया था। चीफ जस्टिस के सुब्बाराव ने दिया था। चीफ जस्टिस के सुब्बाराव ने दिया था। के सुब्बाराव ने दिया था। अतः संसद संशोधन करके भी मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती। अब यहाँ बेचारे सरकार बेचारे परेशान नहीं छीन सकती। अब मुझे यहाँ पे क्या बेचारा प्रॉब्लम क्या सामने आई है। अब से पहले जितने संविधान संशोधन हुए सब देखा होगा, छीन नहीं सकती। यहाँ पे कोर्ट ने पहले फैसला क्या दिया कि इसके अंतर्गत नहीं आता। 13 और 300 क्या है बिल्कुल भैया अलग है। फिर बाद में 11 पीठ में 11 में 6 से क्या कहते हैं, हाँ 13 के अंतर्गत आता है। और केंद्र सरकार ने यहाँ 13 के अंतर्गत आ रहा है, ऐसा कानून नहीं बन सकता। इसका मतलब जो पहला संशोधन हुआ वो क्या था भैया, पूरी तरह से गलत है। तो आपको कई नाटक मुझे पहला संविधान संशोधन गलत था, क्योंकि गलत नहीं था, बताऊँ तुम्हारा क्यों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों दिया। देखो एक तो जमावड़ा फाइलों का पब्लिक कितनी सारी इकट्ठी हो गया, पूंजीपति वर्ग है, गरीब वर्गों की सुनो ना सुनो, पूंजीपति वर्गों की क्या भैया धमक होती है, जान पहचान तक पैसे की धमक, जान पहचान तक गरीब तो जान पहचान कुछ नहीं। कांस्टेबल से जाओ बड़ी बात है, अमीर किसी दरोगा से बात करे जाके इतने चीजें बताओ। तो इतने सारे केस की कोर्ट में आ गए, चीजों को लगा कि इतने सारे कोर्ट केस में आखिर है, शायद हम फैसला बदल दे अपना, तो हो सकता कोर्ट में केस आने क्या हो जाए, इस तरह से स्थिति सुधर की तरह। अब सुप्रीम कोर्ट ने देते फैसला, अब सरकार उसको तोड़। यदि ऐसा हो गया तो जितनी जमीन थी सब वापस नहीं पड़ेगी। और अब जिन जमीनों पर किसान खेती कर रहे हैं उनसे वो जमीन वापस छीन जाए और फिर उन्हें दी जाए, ऐसा संभव है। सरकार ने कहा उसको बेच कर रास्ता नहीं। अब जो जमीन बांट चुके हैं उसे तो वापस दे नहीं सकते, फिर सभी भीड़ लगा लेंगे हमारे बोले। तो ये मैंने कहा ये बात ठीक है, ये फैसला पिछले फैसलों पर मान्य नहीं होगा। आगे से जितने भी सरकार काम करेगी वो 3 के अंतर्गत आए, पिछले पर मान्य नहीं हुआ, आगे के लिए हो गया। जब तक नेहरू रहे बेचारे यही रहा, ऐसा मतलब सही रहा। मगर नेहरू के यहाँ पे नेहरू के आगे क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब नेहरू जी की मृत्यु के बाद में बेचारे गुलजारी लाल नंदा जो थे, गुलजारी लाल नंदा, ये 14 से 15 दिन के लाभ क्या बने आपको, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कार्यवाहक प्रधानमंत्री समझ रहे हो, प्रधानमंत्री के पद पर कुछ दिनों के लिए बैठ गए थे ताकि काम चल सके सरकार। जब तक सरकार के सामने अपना चेहरा स्पष्ट नहीं होता कि किसे बनाए, तो जब तक के लिए इन्हें बैठा दे गया। अब यहाँ से अब देखते हैं क्या प्रधानमंत्री ना इनके पीछे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीछे मतलब एक तो प्रधानमंत्री होगा, एक उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली मर गई। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में वरिष्ठ सबसे ज्यादा यही थे, कोई ना वरिष्ठता के आधार पर भैया नहीं बैठा था। कुछ पहले चला इतने नेहरू जी जब मृत्यु हुई है, इतना नया चेहरा सामने नहीं आता। देखो इंदिरा गांधी अभी इस टाइम पे इतनी फेमस नहीं है, मंत्री है मगर प्रधानमंत्री की बनने कुछ नहीं है, उनकी एज भी नहीं है। तो बेचारे सोच रहे किसे बनाया जाए, किसे ना बनाया जाए। यहाँ पर बेचारी कांग्रेस बेचारी बहुत ज्यादा किस्मों की परेशान हो गई। अब यहाँ पर 2 नामों के सामने आएंगे तो यहाँ से कहानी शुरू होगी। अब यहाँ से क्योंकि नेहरू खत्म, अब नेहरू खत्म तक कांग्रेस में अब अंदर क्या चलने हो जाएगी, भूख पड़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो प्रधानमंत्री का पद कौन नहीं चाहता मैं बनूं, प्रधानमंत्री चाहता मेरे पास मैं बनूं। तो यहाँ पे तो कांग्रेस में इसी अंतर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सरकार क्या पड़ जाएगी इस वजह से, कमजोर। और सरकार कमजोर तो सुप्रीम कोर्ट, अब तुम देखो सरकार के किए गए फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में भेजेगा हटा। और वहीं पे तुम देखोगे इंदिरा गांधी
जो सब चीजों को सहन करेगी। और धीरे धीरे इंदिरा गांधी, मैं कहूँ जो इंदिरा गांधी जी वो उनके अंदर तुम देखिए कैसे एक जिसे गूंगी गुड़िया कहा जाता था, शुरू में गूंगी गुड़िया क्या करे इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी को ये जो बाद के बचे हुए लोग थे सुनते गूंगी गुड़िया आई कर चुपचाप काम कर देंगे, गूंगी गुड़िया क्या करे। और तुम देखोगे कि आगे चलते चलते उस गूंगी गुड़िया ने कैसे धीरे धीरे तानाशाह अपने अंदर उत्पन्न कर लिया। एक मामूली सी लड़की भारत की शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उभरी। यहाँ से कहानी चली दिलचस्प कहानी निकला। जवाहरलाल नेहरू को कितना दिखा, जवाहरलाल नेहरू तक जेल कुछ कर दिया, कोर्ट होगा मैटर कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने, देखिए 1964 में देखो उसमें क्या लिखा, उसमें लिखा, उसमें लिखो पहले यह फैसला, देखो यह फैसला अतीत के फैसलों पर मान्य नहीं होगा, यह फैसला अतीत के फैसलों पर मान्य नहीं होगा, ऐसा कह दिया गया। अतीत के फैसलों पर मान्य नहीं होगा, ऐसे क्यों कहा गया पता नहीं सबको, ताकि जो पीछे सुधार हुए हैं उन्हें बदला नहीं जा सके, समझ गए। मान्य नहीं होगा। अगला पॉइंट नीचे 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद, नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में पैसा कर्मचारी हो जब तक मरने के बाद दिया है उन्होंने, ना समझे तुम। 1964 में नेहरू जी मर गए, 65 में सुप्रीम कोर्ट पावर मांगा अपने आप हटा भी होता इसके अंदर, होता क्यों ना होता हम बताएंगे, होता इसके अंदर। अब नेहरू है नहीं जिंदा बेचारा, वरना बतावे फिर क्या होता क्या नहीं होता, तकड़े प्रधानमंत्री उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बोलती बंद कर दी, उन्होंने शुरू में काबू पा लिया, पा लिया उन्होंने सूचना का। अब जब प्रधानमंत्री खत्म हो गए तो सरकार बदलने लगी क्यों होगी। और 65 में उनके बनने के बाद में अगले साल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं आता भैया, तेरे के अंदर आता हुआ तो फैसला मिलते हैं पुराना अपना, इसे कहते हैं गिरगिट रूल, सामने कुछ और पीछे कुछ और। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने जो लगभग 15 दिनों तक रहे, 15 दिनों के लगभग रहे। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है, यहाँ तक चीज क्लियर ना हो एक बार फिर से वीडियो देखना शुरू से कैसे कहाँ चलता हुआ है सीन आजादी के बाद में। पहले से लेकिन यहाँ तक की जब तक नेहरू जिंदे थे होते रहे सब कुछ। नेहरू जी की मौत के बाद ही तुरंत जैसे मामला है सज्जन सिंह वाला, तो उसने क्या करा अपना मैटर दिया बदल दिया बिल्कुल। जब राज्य कोर्ट के पास में गई तो कोर्ट ने क्या कर दिया, देहरिया बनाया गया अनुच्छेद, तो 368 द्वारा किया संशोधन अनुच्छेद देहरे के अंतर्गत आएगा। ये तो कैसे बदला सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट पावर मांगे तो थोड़ा सा संशोधन अब नहीं कर सकते। और सरकार ने जब कहा भी ये बात तो तुम इतना करने के बाद करो ये बात, फिर जब से कहते अब भी कह रहे हो डॉक्टर नेहरू जी बना रही है वहां पर होगा हमें तो बचाओ, तो उन्होंने कहते ठीक है यह फैसला पिछले फैसलों पर मान्य नहीं होगा, जितने भी आ जाएंगे उन पर यह मान्य है कि अगर जो इसमें कोई केस आया इसमें 368 में तेहरे में, तो हम तेहरे के पक्ष में झुकेंगे ना कि 368 के पक्ष में झुकेंगे। यदि आपने किसी की भूमि छीनी किसी जमींदार की तो हम उसे देंगे संरक्षण, जबकि पहले संरक्षण मिलना बंद होगा। तो यहाँ से और भी ज्यादा भी लड़ाई वाली कहानी शुरू, अब तो कहानियां शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद कहानी आगे रखेंगे।